नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं 8 सितंबर 2025 की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, भारतीय राजनीति, सामाजिक मुद्दों, विज्ञान, व्यापार और संस्कृति से जुड़ी हर अहम जानकारी साझा करेंगे। शुरुआत करेंगे रूस यूक्रेन संघर्ष से, फिर भारत चीन सीमा, श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी, भारत बांग्लादेश जल बंटवारा, कर्नाटक में वोटर फ्रॉड, जीएसटी सुधार, अयोध्या, मथुरा, आरएसएस, विपक्ष, दिल्ली बाढ़, महाराष्ट्र हादसे, कचरा संकट, पुलिस कस्टडी, हॉबी निवेश, सोना चांदी बाजार, अंतरिक्ष नेविगेशन, कैंसर थेरेपी और वेनिस फिल्म फेस्टिवल तक। तो चलिए विस्तार से जानते हैं आज की बड़ी खबरें। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में रूस ने कीव पर बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और एक अहम सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा। रूस ने कुल 810 ड्रोन और डिकॉय भेजे, जिनमें से यूक्रेन ने 747 ड्रोन और 4 मिसाइलें मार गिराईं। यूक्रेन ने अमेरिका से सख्त प्रतिक्रिया की मांग की है। यह संघर्ष न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की भूमिका भी अहम है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर फेज 2 प्रतिबंध लगाने की बात कही है, हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। ऐसे प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य गतिविधियों पर असर डाल सकते हैं। अमेरिका की यह रणनीति रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए है, जिससे युद्ध को रोका जा सके। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। 1988 में राजीव गांधी की बीजिंग यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई। 1992 में आर्थिक सुधारों के चलते चीन पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया। 1988-1993 के बीच जॉइंट वर्किंग ग्रुप ने सैन्य संवाद सहित कई बैठकें कीं। 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट (BPTA) पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात कही गई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मान्यता दी गई, लेकिन इसकी स्पष्ट परिभाषा आज तक नहीं हो पाई। भारत चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए 1996 में एक और समझौता हुआ, जिसमें सैन्य विश्वास निर्माण उपायों (CBMs) पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने सहमति जताई कि LAC के पास न्यूनतम सैन्य बल तैनात रहेंगे और किसी भी बड़े सैन्य अभ्यास से बचा जाएगा। हालांकि 2020 में चीन ने इन नियमों का उल्लंघन किया। सीमा की स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की सबसे बड़ी चुनौती लाक की स्पष्ट परिभाषा न होना है। दोनों देशों ने मैप एक्सचेंज की कोशिश की, लेकिन अधिकतम दावों के कारण यह सफल नहीं हो सका। इससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और तनाव बना रहता है। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए संवाद और समझौते जरूरी हैं, लेकिन जब तक लाक की स्पष्ट रेखा तय नहीं होती, विवाद सुलझना मुश्किल है। भारत में रह रहे श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की स्थिति जटिल है। बिना दस्तावेज वाले शरणार्थियों को लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) नहीं मिल पाता। हालांकि हाल ही में कुछ दंडात्मक प्रावधानों से छूट दी गई है। विदेशी नागरिक नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जुलाई 1983 के बाद आए श्रीलंकाई शरणार्थियों पर विशेष पाबंदियां लागू हैं। यह मुद्दा मानवीय और कानूनी दोनों दृष्टि से संवेदनशील है। भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे को लेकर जल्द ही वार्ता होने वाली है। दोनों देशों के लिए पानी का बंटवारा एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इससे कृषि, उद्योग और आम जनता की जरूरतें जुड़ी हैं। ऐसी वार्ताएं दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने में मदद करती हैं। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर फ्रॉड का संदेह जताया गया है।
कांग्रेस विधायक ने चुनाव आयोग से तकनीकी डेटा मांगा, लेकिन आयोग ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। अब विधायक सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। यह मामला चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अहम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि जीएसटी सुधारों से उपभोग बढ़ेगा और राजस्व की कमी पूरी होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6,07,8% की अनुमानित जीडीपी वृद्धि से भी आगे जा सकती है। जीएसटी सुधारों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और व्यापार को बढ़ावा देना है। राम मंदिर निर्माण के बाद अब बीजेपी ने मथुरा, वृंदावन को अगला फोकस बताया है। हालांकि आरएसएस ने साफ किया है कि वह मथुरा या काशी के मंदिर आंदोलनों में सीधे भाग नहीं लेगा। यह मुद्दा धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से संवेदनशील है और आने वाले समय में इस पर और चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रस की स्थापना 1925 में हुई थी। इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं: व्यक्ति निर्माण, समाज परिवर्तन और हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र। आरएस का मानना है कि वह लचीलेपन और स्थायित्व के बीच संतुलन बनाता है। संगठन की राजनीति में सीधी भूमिका नहीं है, लेकिन वह बीजेपी के नेतृत्व में अपनी बात रखना चाहता है। आरएस का हम भारत के लोग का विचार सांस्कृतिक और शाश्वत हिंदू समाज पर आधारित है। संगठन अखंड भारत की कल्पना करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन जरूरी मानता है। इस विचारधारा में इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ सह अस्तित्व की बात है, हालांकि कुछ हद तक अविश्वास भी है। आरएसएस जाति भेदभाव को नकारता है और दबे कुचले वर्गों के लिए रियायतों को धर्म का हिस्सा मानता है। संगठन ने मनुस्मृति के उन हिस्सों को खारिज किया है जो अस्पृश्यता का समर्थन करते हैं। गोलवलकर ने भी अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स के कुछ विचारों से दूरी बनाई है। आरएस अपने विचारों में लचीलापन और स्थायित्व दोनों बनाए रखने की कोशिश करता है। संगठन का मानना है कि राज्य शक्ति का इस्तेमाल नैतिक दावों के साथ होना चाहिए, न कि केवल प्रभाव के लिए। आरएस और बीजेपी के बीच अंतर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आरएसए अन्य दलों को भी समर्थन देने के लिए तैयार है। बिहार में सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष सतर्क है, क्योंकि पिछले चुनावों में वोट अंतर बहुत कम रहा था। ट्राई ने वोट चोरी पर मैसेजिंग की अनुमति नहीं दी है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन अपने सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की ट्रेनिंग दे रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे जा रहा है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का वादा किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने राहत कार्यों को नाकाफी बताया है। बाढ़ के बाद पुनर्वास और सहायता सबसे बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा त्योहारों के दौरान सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करता है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे आयोजनों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। दिल्ली में कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या बन गया है। कचरा संग्रहण के अनुबंध खत्म हो चुके हैं और प्रक्रियागत देरी के कारण सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। इससे न केवल शहर की सफाई प्रभावित हो रही है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ रहे हैं। केरल के त्रिशूर जिले में पुलिस कस्टडी में मारपीट का एक नया मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ मारपीट की पुष्टि हुई है। यह घटना पुलिस सुधार और मानवाधिकारों की जरूरत को उजागर करती है। नर्सिंग कॉलेजों में बॉन्ड सिस्टम के चलते कई छात्रों के सपने अधूरे रह जाते हैं। इस सिस्टम के तहत छात्रों को पढ़ाई के बाद अनिवार्य सेवा करनी होती है, जिससे वे अपनी पसंद के करियर विकल्प नहीं चुन पाते। यह मुद्दा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करता है। एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर दोनों ही तेजी के रुझान में हैं। गोल्ड ने 1000-2000 का रेजिस्टेंस तोड़ा है और अब हाईमार
8,000, 12,000, 12,000 के टारगेट की ओर बढ़ रहा है। जेरा 6, 2,500 से नीचे जाने पर यह तेजी कमजोर हो सकती है। सिल्वर ने 52 हफ्ते की ऊंचाई छू ली है और एक साथ 30,700, 31,500 का टारगेट है। दोनों की चाल निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। आजकल लोग अपने शौक को निवेश का जरिया बना रहे हैं। दुर्लभ सिक्के, किताबें, डाक टिकट, कला, वाइन, व्हिस्की जैसी चीजों में निवेश कर लोग न केवल भावनात्मक संतुष्टि बल्कि वित्तीय लाभ भी पा रहे हैं। इन वस्तुओं की कीमत उनकी दुर्लभता और मांग पर निर्भर करती है। हॉबी निवेश में सफल होने के लिए गहन रिसर्च जरूरी है। आपको वस्तु की दुर्लभता, प्रामाणिकता और मांग को समझना चाहिए। प्रमाणित डीलर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही खरीदारी करें। भंडारण और संरक्षण का ध्यान रखें और कलेक्टर्स के साथ नेटवर्क बनाएं। हॉबी निवेश में जोखिम और अस्थिरता अधिक होती है, इसलिए हमेशा उतना ही निवेश करें जितना खोने का जोखिम उठा सकते हैं। शुरुआत छोटे निवेश से करें, जैसे सिक्के या डाक टिकट। विविधता बनाए रखें और इसे दीर्घकालिक रणनीति की तरह देखें, न कि त्वरित लाभ के लिए। अंतरिक्ष में नेविगेशन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां जीपीएस काम नहीं करता। अभी नासा का डीप स्पेस नेटवर्क डीएसएन पृथ्वी केंद्रित है, लेकिन दूरी बढ़ने पर सिग्नल कमजोर हो जाता है। वैज्ञानिक अब नए समाधान की तलाश में हैं, जिससे अंतरिक्ष यान अरबों किलोमीटर दूर भी सही दिशा में जा सके। स्पेस नेविगेशन के लिए वैज्ञानिक स्टेलर पैरालैक्स का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। इसमें पृथ्वी और अंतरिक्ष यान से दो तारों की स्थिति देखी जाती है और उनकी तुलना की जाती है। इससे अंतरिक्ष यान की सटीक स्थिति पता चल सकती है। गाया स्पेसक्राफ्ट से तारों की रेफरेंस पोजीशन मिलती है। स्टेलर पैरालैक्स विधि में प्रॉक्सिमा सेंटोरी और वुल्फ 359 जैसे तारों का चयन किया गया है। पृथ्वी और न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट से इन तारों की स्थिति देखी जाती है और पोजीशन की तुलना की जाती है। इससे अंतरिक्ष यान की लोकेशन का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। गणना के लिए गाया स्पेसक्राफ्ट से तारों की रेफरेंस पोजीशन ली जाती है। न्यू होराइजन्स और पृथ्वी से देखे गए कोणों की तुलना कर अंतरिक्ष यान की स्थिति निकाली जाती है। यह तरीका भविष्य में गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। पेरांडो का विरोधाभास एक दिलचस्प अवधारणा है, जिसमें दो हारने वाली रणनीतियों को बारी बारी अपनाने से जीत मिल सकती है। यह सिद्धांत बताता है कि कभी-कभी विपरीत रणनीतियों का संयोजन सकारात्मक परिणाम दे सकता है। कैंसर उपचार में पेरांडो के विरोधाभास का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें अधिकतम सहनीय डोज मेडी और कम डोज लेड एएलएम की कीमोथेरेपी को बारी बारी अपनाया जाता है। इससे कैंसर कोशिकाओं में प्रतिरोधक क्षमता बनने में देरी होती है और स्वस्थ कोशिकाएं ज्यादा समय तक बची रहती हैं। पेरांडो के विरोधाभास पर आधारित कैंसर थेरेपी को अभी वास्तविक दुनिया में और परीक्षण की जरूरत है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस रणनीति से कैंसर के इलाज में नई क्रांति आ सकती है। फिलहाल यह प्रयोगशाला स्तर पर ही सीमित है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय निर्देशक अनुपर्णा रॉय को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का क्षण है। इस उपलब्धि से भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध, भारत चीन सीमा विवाद और भारत बांग्लादेश जल बंटवारा, ये सभी मुद्दे दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने जटिल और संवेदनशील हैं। इनका हल संवाद, समझौते और आपसी विश्वास से ही संभव है। कर्नाटक में वोटर फ्रॉड, बिहार में जीएसटी सुधार, अयोध्या, मथुरा जैसे मुद्दे भारतीय राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। इन घटनाओं से लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता की जरूरत सामने आती है। श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी, दिल्ली कचरा संकट, पुलिस कस्टडी में मारपीट, नर्सिंग कॉलेज बॉन्ड सिस्टम, ये सभी मुद्दे समाज में सुधार और संवेदनशीलता की मांग करते हैं। इनका समाधान प्रशासनिक इच्छा शक्ति और जनभागीदारी से ही संभव है। दिल्ली में बाढ़
और महाराष्ट्र में विसर्जन हादसा दिखाते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं और आयोजनों में सुरक्षा उपाय कितने जरूरी हैं। प्रशासन को चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए ठोस कदम उठाए। सोना चांदी बाजार में तेजी और हॉबी निवेश के नए ट्रेंड से पता चलता है कि लोग अब पारंपरिक निवेश के साथ साथ वैकल्पिक विकल्पों की ओर भी बढ़ रहे हैं। इससे निवेशकों को विविधता और सुरक्षा दोनों मिलती है। स्पेस नेविगेशन, पैरांडो का विरोधाभास और कैंसर थेरेपी में नए प्रयोग दिखाते हैं कि विज्ञान और नवाचार से जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। ये शोध भविष्य की चुनौतियों का समाधान देने में सक्षम है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय निर्देशक की जीत, अयोध्या, मथुरा जैसे मुद्दे और आरएसएस की विचारधारा, ये सभी भारतीय संस्कृति और पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। शरणार्थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, इन सभी क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर नागरिक को समान अवसर और अधिकार मिले। प्रशासन और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा। वोटर फ्रॉड सर, चुनावी ट्रेनिंग ये सब दिखाते हैं कि राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी जरूरी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक सुधार, विज्ञान, निवेश, हर क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियां सामने हैं। इनका समाधान संवाद, नवाचार, शिक्षा और जागरूकता से ही संभव है। आज की खबरों में हमने देखा रूस यूक्रेन संघर्ष, भारत चीन सीमा, राजनीति, समाज, विज्ञान, निवेश और संस्कृति से जुड़ी हर बड़ी बात। हर खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और आगे क्या करना चाहिए। आपका धन्यवाद कि आपने आज की सभी खबरें विस्तार से सुनी। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें और देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें।